Assalamu alaikum, I'm Jibran Sheikh, and in today's lecture we're gonna discuss sources of finance that are usually available for a limited company or a large scale company. In previous lecture का अगर overview लें तो उसमें हमने काफ़ी देखे थे, जैसे inorganic growth वगैरह से related के growth से related क्या हो सकते हैं. Generally for small and medium sized businesses आपके पास थे वेंचर कैपिटल का एक चॉइस थी, दूसरी चॉइस ये थी बिजनेस एंजल्स वगैरह थे, और उसके साथ साथ ये था कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ में आप कैसे वो कर सकते हैं या इनऑर्गेनिक ग्रोथ को कैसे अचीव करेंगे थ्रू मर्जर्स और एक्विजिशन. लेकिन नाउ वी आर गोना फोकस ऑन जो यूजुअल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है. ये यूजुअल सोर्सेज ऑफ नॉट ओनली फाइनेंस बल्कि फंडिंग के सोर्सेज कौन से हो सकते हैं. फॉर लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक प्रॉब्लम ये आ जाता है कि दे कैन नॉट गो इनटू वेंचर कैपिटल या बिजनेस एंजल्स वगैरह से रिलेटेड वो फाइनेंसिंग नहीं करते, सिंपली बिकॉज ऑफ द स्केल. उनका स्केल जो रिक्वायरमेंट होती है फॉर कैपिटल बजटिंग तो वो काफ़ी ज़्यादा होगी. फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ प्रोजेक्ट जिसकी फंडिंग रिक्वायरमेंट मिलियंस में है या इवन समटाइम्स इट माइट बी इन बिलियंस, उसमें हाउ डू यू मैनेज दैट. तो उसमें क्या होगा, यूजुअल आपके पास सोर्सेज ही रह जाते हैं, जैसे डेट होगा, इक्विटी होगा, ये इक्विटी रिलेटेड होंगे. उसमें कंपनी की वही कंसिडरेशन होती है जो प्रीवियस और लास्ट स्लाइड्स में हमने और लास्ट बिल्कुल रैपअप के तौर पे अभी हमने वो की थी, कंसिडर की थी कि क्या क्या सोर्सेज होंगे, व्हाट इज द अमाउंट कितनी है, और उसके साथ कि हाउ वुड यू मैनेज इट, या आपका साइज क्या है, क्या कुछ अवेलेबल हो सकता है. तो फॉर दैट वी आर गोना स्टार्ट विद कि कंपनी माइट रेज फाइनेंस. कंपनी किस तरह कर सकती है न्यू फंड्स को अगर रेज करना है उसने, तो उसमें क्या हो सकती है. एक चॉइस होगी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें, जो कि उसके पास एक जो एडिशनल चॉइस होती है, मेजर सोर्स ऑफ फंड्स होगा, वो क्या होगा, कैपिटल मार्केट्स है. और कैपिटल मार्केट से वो क्या कर सकते हैं, फंड की सूरत में रेज कर सकते हैं न्यू शेयर इशूज की सूरत में, या नए शेयर इशू करके. फॉर एग्जाम्पल बाय कंपनीज एक्वायरिंग स्टॉक मार्केट में नई नई लिस्ट हुई हैं, तो उसमें क्या होगा कि वो किस तरह कर सकते हैं, शेयर्स इशू कर सकते हैं, या एग्जिस्टिंग उसमें अगर वो नहीं भी हैं यानी कि अभी लिस्टेड है, तो क्या करेंगी कि एक तो अगर नई लिस्टिंग होगी तो उसमें क्या होगा, दैट वुड बी आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करके कर सकती है. दूसरी चीज़ क्या होगी कि वो एग्जिस्टिंग कंपनीज भी नए शेयर्स वगैरह इशू कर सकती हैं, राइट इशूज हो सकते हैं. उसके अलावा अदर सोर्सेज में कौन से होंगे, लोन स्टॉक इशू होगा, रिटेन्ड अर्निंग, बैंक बोरोइंग, गवर्नमेंट सोर्सेज, ऑल ऑफ दीज. इन जहाँ तक गवर्नमेंट सोर्सेज या रिटेन्ड अर्निंग की बात है अभी डिस्कशन की थी, लेकिन हम फर्दर वो लेके जाएंगे इस डिस्कशन को. बैंक बोरोइंग है, देन यू गेट गवर्नमेंट के क्या सोर्सेज हो सकते हैं. फॉर मोस्ट ऑफ टाइम दे वुड बी सिमिलर, जो कि हमने प्रीवियस इसमें डिस्कशन में भी किए थे, डिस्कस की थी काफ़ी डिटेल में. और वेंचर कैपिटल बहुत मुश्किल होता है लेकिन स्टिल दे. और एक चीज़ जो हो सकती है दैट कुड बी फ्रेंचाइजिंग. इसकी फ्रेंचाइजिंग की अगर आपने एग्जांपल लेनी है, इफ़ यू लुक एट, कभी आप गए हो, इफ़ यू लिव इन अ सिटी, या कभी आप शहर वगैरह में भी जाएं जो बड़े शहर है, वहाँ पे आपको मिलेंगे समथिंग लाइक मैकडोनल्ड्स, KFC एक्सेट्रा. इसमें क्या होता है कि ये बड़ी कंपनीज है, इनके लिए दैट इज सोर्स ऑफ फंड के वो क्या करेंगे, रादर देन ओपनिंग देयर ओन बिजनेसेस, वो क्या करेंगे, फ्रेंचाइज कर देंगे. यानी कि वो दूसरे बिजनेसेस को इजाज़त देंगे उनका नाम यूज़ किया जाए, कीपिंग इन माइंड के उन लोगों ने या नया बिजनेस जो भी होगा उन्होंने खास स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, एंड दे एक्सप्लॉइट देयर नेम, और वो उससे काफ़ी ज़्यादा पैसा ले लेंगे स्टार्ट पे या थ्रू आउट जब तक वो कंटिन्यू होगा. अरेंजमेंट हो सकती है ऐसी कि आप फॉर एग्जांपल अगर मैं मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइज शुरू कर रहा हूँ, दे में आस्क मी 10 या 20 लाख रुपए आप हमें दें, देन यू कैन यूज़ अवर नेम, या हम आपको इजाज़त देंगे आप मैकडोनल्ड का नाम या उसके प्रोडक्ट वगैरह को यूज़ कर सकते हैं. सेम थिंग अप्लाइज टू KFC, लिवाइज, और इस तरह की काफ़ी आपको फ्रेंचाइजेस मिलेंगी. नाउ वी आर गोना डिस्कस द ऑर्डिनरी शेयर या इक्विटी शेयर्स की अगर आप बात करें तो यूजुअली इसके क्या होगा,
ओरिजिनल ओनर्स होंगे या जो भी डायरेक्टर्स हुआ है वो जब डिसाइड करेंगे शेयर इशू करना है, तो उसमें एक चीज ध्यान में रखें कि फेस वैल्यू इसकी टिपिकली इफ यू गो £1 या $1 €1 वगैरह होगी। इन केस ऑफ पाकिस्तान की अगर बात करें तो नॉर्मली इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, इक्विटी की ₹10 होगी। और प्रीवियस उसमें भी हमने देखा था कि आपका एक ₹10 का शेयर किस तरह जाता है, वैल्यू किस तरह इंक्रीज करती है, हम उस मैकेनिज्म वगैरह को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। वी आर ओनली गोना कवर द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो कि होता है फॉर सेक ऑफ नॉलेज। मोस्ट ऑफ टाइम होगा ये कि आपने प्रीवियस कई सब्जेक्ट्स में भी ये पढ़ा होगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू दिस सब्जेक्ट दैट इज इम्पेरेटिव कि आप लोग, या ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यू शुड नो या यू शुड हैव वेरी गुड नॉलेज अबाउट दीज सोर्सेज और इसका बेसिक मैकेनिज्म आपको पता हो। इसमें क्या होगा कि मार्केट वैल्यू, इसमें एक चीज जो आपने ध्यान में रखनी है कि जैसे आप इशू करेंगे, फॉर एग्जांपल इफ यू नीड ₹100 मिलियन, तो आप क्या करेंगे, 10 मिलियन शेयर्स इशू करेंगे। वाई? सिंपली बिकॉज उसकी फेस वैल्यू 10 है। लेकिन कंपनीज के लिए होता है, इफ यू लुक एट इट, कि उसकी मार्केट प्राइस शेयर की लेट्स से सपोज 100 है मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू शेयर की 100 है, तो कंपनी में से कि हम वी वुड इशू दिस शेयर जिसकी 100 मार्केट वैल्यू जा रही है एट 90, जस्ट फॉर से अट्रैक्ट करने के लिए दूसरे लोगों को थोड़ा सा सस्ते उस पर वो इशू कर सकते हैं, इसमें सिंपली टू अट्रैक्ट के ताकि उनका इशू वगैरह नाकाम ना हो। इसमें एक जो टाइप हो सकती है डेफर्ड ऑर्डिनरी शेयर्स की भी हो सकती है, विच आर इंटाइटल्ड टू डिविडेंड ओनली आफ्टर सर्टेन डेट इफ इट प्रॉफिट राइजेज अबव सर्टेन अमाउंट। ये भी एक चॉइस हो सकती है कि शेयर्स का एक प्रॉब्लम जो होता है कंपनी को फेस करना पड़ता है, एक तो कंट्रोल वगैरह का इशू आ जाता है कि ऑर्डिनरी शेयर्स हैव गॉट, इनके पास होते हैं वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स होते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि लेट्स सपोज कि अगर आपके ये शेयर्स जो हैं, लेट्स से कि किसी और कंपनी ने 50% से ज्यादा एक्वायर कर लिए, तो क्या करेगी कंपनी को, एक किस्म का टेक ओवर कर लेगी। लेकिन अगर आप कंपनी के चाहती है कि लेट्स सपोज कि एक सिनेरियो है जिसमें कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं दे ऑलरेडी नो कि किसके पास कितनी शेयर होल्डिंग है, या ओनर्स जो है ओरिजिनल ओनर्स उन्होंने सब्सटैंशियल पोर्शन रखा हुआ है और वो कंट्रोल लूज नहीं करना चाहते, तो क्या कर सकते हैं, दे हैव ऑलरेडी गॉट, कंपनी के पास या बिजनेस के पास एक और चॉइस क्या होगी, डेफर्ड शेयर्स इशू कर दे। इसमें एक दो एडवांटेजेस होंगे। सबसे पहला तो ये होगा कि उन्हें डिविडेंड पेमेंट की अगर बात करें तो वो क्या कर सकते हैं कि सर्टेन अमाउंट से ऊपर जाएगी या सर्टेन लेवल से ऊपर अगर आपके हमारी की प्राइस जाती है शेयर की, तो तब हम या प्रॉफिट जाएंगे तब हम डिविडेंड पे करेंगे। और दूसरी चीज क्या होती है कि दे डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स। ये हो सकता है कि दे माइट नॉट हैव वोटिंग राइट, या तो हो ही नहीं सकते, अगर होंगे भी तो दे माइट बी लिमिटेड। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि इनका वोट जो होगा दैट वुड काउंट, फॉर एग्जांपल इसमें लेट्स से कि आपको एक वोट पे या वोट करने के लिए लेट्स से इफ यू गॉट 10% ऑर्डिनरी इक्विटी, ऑर्डिनरी शेयर्स हैं आपके पास, तो दैट मीन्स कि आपके कंपनी में 10% से होगा या जो भी डिसीजन मेकिंग होगी उसमें आपकी वेटेज जो होगी आपके ओपिनियन की दैट वुड बी ऑलमोस्ट 10%। लेकिन इन दिस केस दे माइट से के हाफ होगा, यानी कि इनका वोट आधा वोट कंसिडर होगा, यानी इसमें 10% डेफर्ड इक्विटी अगर आपने इशू परचेज की है या डेफर्ड शेयर्स परचेज किए, दैट माइट मीन कि यू गॉट 5% वोटिंग राइट्स। वंस अगेन कंपनी टू कंपनी, सिनेरियो टू सिनेरियो, ये दे माइट बी डिफरेंट या डिफरेंस हो सकता है। इसमें एक जो चीज आती है कंपनी के पास, एक चॉइस जो कंपनी ने करनी होती है दैट इज शुड वी पे डिविडेंड और रिटेन करे जो भी प्रॉफिट्स हैं। देखें इसमें एक दो चीजें हमेशा से कंपनी के इन्हें कंसिडर करनी होती है कि अगर वो डिविडेंड देते हैं तो क्या मैकेनिज्म चलेगा, और अगर वो रिटेन करते हैं तो देन व्हाट वुड बी द मैकेनिज्म। अगर इसमें रिटेनिंग प्रॉफिट्स
एक तो ये भी सोर्स ऑफ फंड होगा, सिंपल सी बात है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सोर्स ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस का क्या होगा कि पॉसिबल है कि वहां से आप पैसा ले सकते हैं, लेकिन ये क्या होगा कि इफ यू गेट प्रॉफिट एक कंफर्म सोर्स ऑफ फंड है, यानी कि वो फंड फाइनेंस नहीं मटेरियलाइज हो चुके हैं, आपके पास वो अवेलेबल रिसोर्स है। इट्स नॉट गोइंग टू बी कि फाइनेंस के सोर्सेज में क्या होता है, पॉसिबल हो सकता है कि यार यू कैन हैव दीज, या आपके पास होगा पॉसिबिलिटी है कि अगर आप उसे अवेल करेंगे मटेरियलाइज होगा देन यू विल गेट फंडिंग। लेकिन ये क्या होता है, कंफर्म फंडिंग होती है। फॉर एग्जांपल इफ यू गेट 1 मिलियन ऑफ प्रॉफिट, आपके पास 1 मिलियन है प्रॉफिट का, अज्यूमिंग कि ये सारा प्रॉफिट कैश की सूरत में अज्यूम मैं कर लेता हूँ, तो इसका क्या मतलब है, यू गॉट एक्चुअली 1 मिलियन या 10 लाख रुपए आपके पास, यू गॉट दैट इन योर पॉकेट। इसमें देखें लो कॉस्ट सोर्स है, ऑल्दो कि हमने इसकी जहां तक ट्रीटमेंट की बात की थी तो उसमें क्या होता है कि ट्रीटमेंट या अब अकॉर्डिंग टू थ्योरी या थ्योरेटिकली स्पीकिंग ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, दैट वुड बी सेम एज कॉस्ट ऑफ इक्विटी या वैक के बराबर होगी, सिंपली बिकॉज कंपनी उसके रिटेंशन के बजाय क्या कर सकती है कि उसे शेयर्स को भी बाई कर सकती है, बाई बैक कर सकती है, डिविडेंड से बच सकती है। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग दैट इज लो कॉस्ट ऑफ, इसकी कॉस्ट क्या होगी, लो कॉस्ट या लो कॉस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है कि कंपनी को इतनी हैसल नहीं करनी पड़ती, यू डोंट हैव टू पे। एक जो चीज इसमें होती है कि आपको ना कमीशन की टेंशन होगी, कमीशन और जो फी वगैरह होती है कि आप नए सोर्सेज पे जाएंगे, यू माइट हैव टू पे द फी, ब्रोकेज फी वगैरह होगी, कमीशन वगैरह देना पड़ेगा आपको, इन चीजों से की काफी हद तक सेविंग हो जाएगी। इसमें क्या है कि अब चॉइस की जहां तक बात आती है, लेट मी गिव यू अ सिंपल इलस्ट्रेशन से आपको बताता हूँ कि व्हाट इज द इम्पैक्ट क्या है या होगा, इम्पैक्ट ऑफ रिटेंशन एंड इम्पैक्ट ऑफ डिविडेंड। लेट्स से कि अगर मैं ये ग्राफ छोटा सा सिंपल सा बनाता हूँ कि यू गॉट रिटेन्ड अर्निंग्स, या आपके पास 100 या ये 10 मिलियन जो है जो हमने, या लेट्स से 10 मिलियन हमारे पास टोटल सोर्सेज हैं, या 10 मिलियन आपके पास प्रॉफिट हो गया, एंड अगर आप इसमें से डिविडेंड पे कर देते हैं ऑल ऑफ इट, डिविडेंड की सूरत में 10 मिलियन पे कर देंगे, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये यू कैन नॉट री इन्वेस्ट नहीं कर सकेंगे, या और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे सोर्सेज ऑफ फंड्स को आपको अवेल करने पड़ेंगे। लेकिन इफ यू गेट दिस कि अगर इसमें से मैं 100% रिटेन कर लेता हूँ, डिविडेंड नहीं पे करता, आई एम गोना टेक आउट द डिविडेंड पोर्शन, इसमें मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने क्या किया 100% रिटेन कर लिया, तो इसका क्या होगा कि दैट वुड बी आप 10% किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं जो आपको 10% दे रहा है, तो नेक्स्ट ईयर में ये कितना हो जाएगा, दैट वुड मीन कि यू गॉट 10 मिलियन जो ओरिजिनल फंड थे प्लस 1 मिलियन ऑफ प्रॉफिट। और नेक्स्ट ईयर में अगर आप इसी को इन्वेस्ट करेंगे, 100% रिटेंशन आपने रखी हुई है, नेक्स्ट ईयर आपके पास क्या होगा 11 मिलियन की हो जाएगी, 11 मिलियन आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अब आपको जो प्रॉफिट होगा दैट वुड ग्रो टू 10.1 मिलियन एंड सो ऑन, और इसी तरह ये साइकिल चलता रहेगा। और डिविडेंड का एक जो होता है डिविडेंड की, अगर आप इफ यू वांट टू फाइंड के डिविडेंड का क्या वो होगा, तो डिविडेंड क्यों पे करती कंपनी, सिंपली बिकॉज वो शेयर होल्डर्स को लॉयल रखना चाहती है, या ये नहीं चाहती कि आपके शेयर्स वगैरह टेक ओवर हो जाए। फॉर एग्जांपल इफ यू कीप पेइंग डिविडेंड, अगर आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देते हैं, इसमें से मैं कहता हूँ कि अगर 10% आपने डिविडेंड दिए तो उनके एक स्टेबल सोर्स ऑफ अर्निंग हो जाएगी, इनकम होगा। और दूसरी चीज ये होगी कि अगर आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो कैपिटल गेन्स की सूरत में भी उन्हें क्या होगा कि शेयर होल्डर्स को पैसा मिलेगा अपॉन रिडेम्पशन, यानी कि अगर वो बेचते हैं तो उन्हें कैपिटल गेन्स भी होगा या मुनाफा भी मिलेगा ऑन टॉप ऑफ डिविडेंड्स। लेकिन वो कब होगा, जब आप शेयर बेचे गए शेयर होल्डर, तो उनकी लॉयल्टी को दे वांट टू मेंटेन लॉयल्टी। अगर आपको ये पता है कि फ्यूचर में लेट्स सपोज कि कॉमसेट्स के शेयर मैं आपको देता हूँ एट 15 रुपीज, और उस पर आपको हर साल 1 रुपया डिविडेंड होता है, और एवरी ईयर ग्रोथ जो होती है इसकी ये है कि मैं कहता हूँ कि आज 15 रुपए का, नेक्स्ट ईयर वो जाके 20 रुपए का हो जाता है शेयर। तो इन दैट केस दैट वुड बी रियली हार्ड
कि आप लोगों के लिए भी डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा आपको इफ़ यू वांट टू सेल इट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये शेयर बेचना चाहिए नहीं। सिंपली आप कहेंगे ये ग्रोथ शेयर है, ग्रोथ भी दे रहा है, डिविडेंड भी दे रहा है, तो वी वुड नॉट सेल इट। तो कंपनी का कॉमसेट्स वालों को क्या एक ये जो ज़हनी सुकून हो गया या एक जो टेंशन नहीं होगी दैट वुड बी के दे वुड सम हाउ कोई कंपनी आती है वो उसके 50% ज़्यादा शेयर लेकर उसे टेक ओवर नहीं कर सकेगी। दैट इज़ रियल थ्रेट जो कि मार्केट्स में और उधर एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर फर्म ग्रोथ सीख कर रही है तो ये क्या करेगी, दैट माइट कट डाउन डिविडेंड्स को, वो कट डाउन कर देगी और रिटेन करेगी। जैसे इफ यू रिमेंबर फ्री कैश फ्लोज का जो हमने वैल्यूएशन मेथड का जो लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, फ्री कैश फ्लोज में कि देवर कंपनीज विच नेवर पेड डिविडेंड, जिसने कभी डिविडेंड ही नहीं दिया था। सिंपली वो क्या करते हैं, रादर देन पेइंग डिविडेंड वो उसे री इन्वेस्ट कर देते हैं। जहाँ तक न्यू शेयर इशू की बात होती है या इशू ऑफ शेयर्स अगर कंपनी इशू करती है तो उसके क्या हालात हो सकते हैं या सर्कमस्टांसेस या क्या हालात व वाकयात होंगे जिसमें कंपनी प्रेफर करेगी कि नया शेयर इशू किया जाए। कंपनी कैश रेज करना चाहती, देखिए शेयर से जो भी प्रोसीड होगी दैट वुड बी इन फॉर्म ऑफ कैश, कैश की फॉर्म में होती है। तो वो क्या कंपनी उसे प्रोसीड को यूटिलाइज करना चाहती है, इमीडिएट कैश को रेज करना चाहती है। इसमें क्या होता है कि एक जो होता है कि कंपनी हमेशा क्या करेगी, पहले जो नए शेयर भी इशू करने हैं वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को प्रो रेटा बेसिस पे, यानी कि लेट्स सपोज इफ यू गेट 10% होल्डिंग है तो आप यू वुड बी इंटाइटल कि आप लोगों के पास ऑप्शन होगी, कंपनी आपको ऑफर करेगी। लेट्स से कि आपके, मैं कह देता हूँ प्रो रेटा की एग्जांपल देने के लिए, यू गॉट, आपके पास 10% शेयर हैं और कंपनी ने लेट्स से 10 मिलियन शेयर इशू किए हैं एट वट एवर प्राइस। तो कंपनी क्या करेगी, आपको क्या ऑफर करेगी, ऑफर क्या होगी कि यू कैन बाय अप टू 10%, यानी कि आप 10% ऑफ 10 मिलियन शेयर्स, यानी कि आपको पहले ऑफर करेगी कि हम नए इशू किए उसमें आपको हम 1 मिलियन शेयर फर्दर देना चाहते हैं वट एवर प्राइस। अगर वो आपको सूट करेगा देन यू वुड परचेज इट, अगर नहीं करेगा तो आप परचेज नहीं करेंगे। इसका फायदा क्या होता है, ये कंपनी करती क्यों है, सिंपली कि ओनरशिप इफेक्ट नहीं होती, क्योंकि नए शेयर इशू होंगे तो उसमें नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स बढ़ भी जाएंगे, लेकिन आपके पास क्या होगा, कंट्रोल वुड रिमेन जो ओरिजिनल होगा, यानी आपका कंट्रोल लूज नहीं होगा। यही अगर 10 मिलियन शेयर्स, लेट्स सपोज के टोटल शेयर्स 100 मिलियन है, अगर इनमें से 10 मिलियन एडिशनल शेयर्स हुए हैं, टोटल अब हो जाएंगे 110 मिलियन शेयर्स हैं। इसमें से अगर कोई 10 मिलियन शेयर्स परचेज कर लेता है तो क्या होगा, दैट वुड मीन कि उसके पास भी काफ़ी, यानी आपका कंट्रोल क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाता है। इसमें एक एग्जांपल दी हुई है, 200,000 ऑर्डिनरी शेयर इशू। सो ऑफर क्या करेगी, इसमें हमेशा ये क्या होगा, शुड इट ऑफर न्यू, क्या नए उसे इशू करने चाहिए या नए उसे ढूंढने चाहिए क्या, दैट इज द क्वेश्चन आई एम सॉर्ट ऑफ आस्किंग यू। आफ्टर दिस डिस्कशन क्या होना चाहिए आपका आंसर, व्हाट डू यू थिंक, नए शेयर होल्डर्स को देने चाहिए कंपनी को या प्रो रेटा बेसिस पे एग्जिस्टिंग को ऑफर करने चाहिए? वेल आंसर शुड बी, व्हाट शुड बी द आंसर, दैट इज वन थिंग। गिवन द डिस्कशन जो हमने की है, कीपिंग इन माइंड कंट्रोल एंड अदर पर्सपेक्टिव, सो इट्स अप टू यू हाउ डू यू कम अप विद एक्सप्लेनेशन। लेकिन जहाँ तक है, लेट्स इस डिस्कशन को हम लेके जाते हैं। इसमें क्या होगा कि अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देखें, पोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग, यानी कि आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अगर इशू कर दें तो वो क्या होगा, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज, इसे क्या कहेंगे, दैट इज योर राइट इशू, राइट इशू होगा। 50,000 शेयर शुड बी, इसमें क्या है कि जो प्रीवियस ये जो हमने एग्जांपल थी इसमें कितने 50,000 न्यू शेयर्स
नाउ हियर वी हैव राइट इशू, यानी कि आपके जो 50, इस एग्जांपल में 50,000 शेयर है, तो आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या पहले ऑफर करेंगे, और क्योंकि दैट इज कंसिडर्ड एज देयर राइट, उनका हक बनते हैं, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट राइट इशू, इसे हम राइट इशू कहते हैं। और ये क्या होगा इन प्रोपोर्शन टू, फॉर एग्जांपल जो एग्जिस्टिंग शेयर्स में से आपके पास 25% शेयर्स अगर आप होल्ड करते हैं, तो इसमें से नए इशू में से भी आपको 25% शेयर्स ऑफर किए जाएंगे। ये कब होता है कि जब इशू आपका क्या हो, इशू अगर लार्ज इशू है, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर्स जो हैं मैं कह देता हूँ 5,000 है, और न्यू जो शेयर इशू है दैट इज गोइंग टू बी फॉर 5,000 एज वेल। इन दिस केस क्या होगा कि अगर नए शेयर्स किसी और के पास चले जाएंगे तो वो क्या होगा, ऑलमोस्ट कंट्रोल में आ जाएगा कंपनी के, यानी कि कंपनी उसके कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर यही इसी एग्जांपल को नए जो शेयर हैं, ऐसे नॉट 5,000 नहीं है बल्कि ये सिर्फ लेट्स से 500 शेयर्स इशू कर रही है कंपनी, और इवन इसे भी कट डाउन कर देते हैं जस्ट कि आई वुड रादर से नॉट 500, 200 नए शेयर हैं, तो कंपनी को पता है कि यार अगर कोई 200 शेयर्स भी ले लेगा तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता ओनरशिप के स्ट्रक्चर को, तो क्या होगा दैट वुड बी वन थिंग, इन दिस केस वो कंपनी क्या करेगी, नए इन्वेस्टर्स को ऑफर कर देगी। इसमें क्या है, कंपनी माइट वांट टू इशू शेयर्स पार्टली टू रेज कैश बट मोर इम्पोर्टेंटली टू फ्लोट इट्स शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज। एक तो ये हो सकता है कि अगर आईपीओ की अगर आप बात करते हैं, इफ यू फर्स्ट टाइम अगर ऑफर कर रहे हैं दैट वुड बी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के नाम से जानते, और ये भी हो सकता है कि कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर्स में फर्दर एडिशन कर रही है, सिंपली उसे कैश की इतनी ज़रूरत ना हो, लेकिन वो क्या कहती है कि अपनी शेयर्स की तादाद मार्केट में बढ़ाई जाए, क्योंकि जितने ज़्यादा शेयर्स होंगे उनके वॉल्यूम ट्रेडिंग वगैरह उतनी ज़्यादा होगी। और एक क्या है, कंपनी माइट इशू शेयर कि अगर आपने टेक ओवर करना है तो उसकी पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं, कि यू माइट से कि इन ऑर्डर टू टेक इट ओवर के माइट इशू न्यू शेयर्स टू शेयर होल्डर्स ऑफ अनदर कंपनी। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ए एंड को है, ये क्या करती है, और ये छोटी कंपनी है बी एंड को, ए एंड को इसे क्या कर लेती है, टेक ओवर करना चाहती है। इसके शेयर का प्राइस जो है दैट इज 10 रुपीज है, और ए एंड को के शेयर की प्राइस जो है लेट से 100 रुपीज है। तो क्या करेगी कि आपको बी एंड को के शेयर होल्डर्स को ऑफर करती है, बी एंड को के शेयर होल्डर्स को ऑफर करी कि वील बाय, अगर आप अपने लेट से कि हम आपसे शेयर लेंगे, लेकिन रादर देन मेकिंग पेमेंट करने के बजाय हम क्या करते हैं कि आपको 10% डिस्काउंट पे, यानी कि आपका अगर आपके पास 10 शेयर हैं, यानी कि आपका 10% डिस्काउंट पे हम ऑफर कर रहे हैं कि हम आपको शेयर कितने का देंगे, 90 रुपीज का आपको शेयर देंगे, यानी कि फॉर एवरी 9 शेयर्स ऑफ बी एंड को के 9 शेयर्स पे आपको क्या करेंगे, हम ए एंड को का 1 शेयर हम दे देंगे। दैट इज वन वे कि कंपनी इसलिए भी नए शेयर या उसे इशू कर सकती है। लेटर क्या कर सकती है कंपनी कि बी एंड को के एसेट्स या रिजर्व्स वगैरह को क्या करे, यूटिलाइज कर सकती है। मूविंग ऑनवर्ड, इसमें देखें कंपनी सीकिंग टू ऑब्टेन एडिशनल इक्विटी अगर करती है, फॉर एग्जांपल आप अक्सर होगा, ये पहले भी डिस्कशन में आया कि आपके पास हमेशा बैलेंस शीट में जो होगा एक होगा ऑथराइज्ड कैपिटल और एक होगा इशूड। लेट्स सपोज ऑथराइज्ड कैपिटल आपका 100 मिलियन का है और इशू जो अब तक आपने किया दैट इज ओनली
30 मिलियन। इसका क्या मतलब है, आप फर्दर कितना इशू कर सकते हैं, 70 मिलियन के फर्दर शेयर्स इशू कर सकते हैं। तो वो क्या है, फंड्स चाहिए, उसके लिए वो कर रही होगी। एक ये चीज होगी अनकोटेड कंपनी विशिंग टू अपने इन, एक तो ये हो सकता है कि अगर आपकी नई नई कंपनी लिस्ट हुई है स्टॉक एक्सचेंज में, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए एक रिक्वायरमेंट ये भी हो सकती है कि अक्सर औकात होती है कि नॉट एवरी पब्लिक कंपनी इज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज सिंपली बिकॉज स्टॉक एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट जो होती है रिग्रेस होती है कि लेट्स से कि आपकी कैपिटल कितना होना चाहिए और दी अदर थिंग्स लाइक भी साइज वगैरह आपका क्या हो, एसेट्स वगैरह का उसके बेसिस पे होती है। तो अगर आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में चली जाती है तो वो क्या करती है, बट वो क्या करेगी, एक जो तरीका होगा कि स्टॉक एक्सचेंज पे अपने शेयर फ्लोट करेगी जस्ट टू टेल पीपल के वी डू एग्जिस्ट, या हमारे शेयर भी हैं, हम भी इस वी आर पार्ट ऑफ इट, और वो फंड भी रेस कर लेगी और इससे क्या होगा कि उसके शेयर की प्राइस ट्रेडिंग के बाद इंक्रीज भी हो सकती है। उसका एक फायदा जो कंपनी का हमेशा होता है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी कि लेट्स से कि अगर आज आपका शेयर की प्राइस 100 है तो वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट इट, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज पे चले जाते हैं, ये ट्रेडिंग होती है और आपकी शेयर की प्राइस लेट से किसी वजह से 150 पे चली जाती है, तो आप न्यू इक्विटी जब आप इशू करेंगे तो 100 को यू वोंट कीप इन माइंड कि हमारी प्राइस 100 थी, आप कहेंगे स्टॉक पे अगर 150 का जा रहा है तो हम नया जो शेयर है लेट से 140 का इशू करते, दैट मेक्स इट मच मोर अट्रैक्टिव हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, न्यू शेयर बट विदाउट ऑब्टेनिंग, नए शेयर भी इशू कर सकती है स्टॉक एक्सचेंज पे कोट हुए बगैर ही, या अगर कोटेशन नहीं भी है वो इतनी बड़ी नहीं है तो वो किस में कर सकती है, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मार्केट्स होती हैं एम, उसके अंदर कर सकती है, या सिंपली किसी और से कांटेक्ट करके वो अपने शेयर्स किसी और को बेच के ग्रुप को या दूसरी कंपनी को उधर से भी फंड रेस कर सकती है। मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं इसके, मेथड के क्या, व्हाई आर वी डिस्कसिंग इट, के डिस्कशन क्यों कर रहे हैं मेथड्स वगैरह पे यार, इफ यू थिंक अबाउट इट कि कैपिटल वेटिंग है, वेल यू हैव टू कीप इन माइंड कि कैपिटल वेटिंग में बेशक ऑन पेपर या इन इक्विटी की कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट करने में भी हमने एक चीज देखी थी एंड दैट वाज रिलेटेड टू कि इनिशियल अगर आप ऑफरिंग करते हैं या जब भी आप इक्विटी इशू करते हैं तो आपको क्या होता है, यू हैव टू बेयर सम कॉस्ट, आपको कॉस्ट होती है इन टर्म्स ऑफ ब्रोकेज कमीशन या फी वगैरह की सूरत में आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है। और उसके साथ दूसरी चीज क्या होती है, इट टेक्स टाइम, ऑन पेपर या थियोरेटिकली स्पीकिंग ये होता है कि कंपनी ने इशू किए, पीपल बॉट इट और उन्हें फंड्स की जो भी रिक्वायरमेंट थी वो मिल गई रिक्वायर्ड फंड, लेकिन इन रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ दैट इज बिट डिफरेंट। उसकी वजह ये थी यू हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दीज प्रोसेस, एक काफी लंबा लीगल प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है। तो यू शुड अंडरस्टैंड, उसकी ये नहीं होगा कि आपने शेयर इशू किए फौरन से आपको फंडिंग मिल जाएगी, थिंग इज कि यू हैव टू वेट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक प्रोसेस या पीरियड ऑफ टाइम को मद्देनजर रखना पड़ता है। इसमें क्या होगा, इसमें मेथड बाय विच अनकोटेड कंपनी क्या कर सकती है, एन ऑफर फॉर सेल हो सकता है, प्रोस्पेक्टस इशू, प्लेसिंग एंड इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की एक तो ये हो सकता है कि ऑफर फॉर सेल यानी जनरल पब्लिक को या जनरल पब्लिक को ऑफर कर देते हैं कि आप सारों के लिए कि वी आर गोना सेल, या आप इन्वेस्टमेंट बैंक के थ्रू एक इश्तिहार दे देंगे या वैसे जनरली फ्लोट कर देंगे फलानी कंपनी XYZ एंड को ने शेयर्स ऑफर किए हैं या वो कह रही एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है, इसकी सिंपली कि आप अपनी कंपनी की रेपुटेशन भी बनाना चाहते हैं, दूसरा आपने फंड्स भी रेस करने हैं। प्रोस्पेक्टस इशू हो सकता है कि प्रोस्पेक्टस इशू क्या होगा, दैट इज वन थिंग, वन वे कि आप क्या करेंगे स्टार्ट में ही किसी कंपनी या उसके साथ कोई वेंचर करके जो स्टार्ट इशूइंग या स्पेसिफिक उनको इशू करना चाहेंगे शेयर्स। प्लेसिंग, किसी कंपनी या किसी इन्वेस्टमेंट बैंक के पास प्लेस करेंगे शेयर्स और उसके बदले में यू कैन गेट फाइनेंस। नाउ वी कैन डिस्कस राइट इशू, प्रीवियसली वो किए थे, नाउ वी कैन डिस्कस दैट इन डिटेल लिटिल बिट, we have already gone through this.
राइट इशू में एक चीज जो होती है, वन एवर आप शेयर्स इशू कर रहे हैं और यू डू नॉट वांट टू लूज कंट्रोल, आप कंट्रोल लूज नहीं करना चाहते, उसमें क्या हो सकता है, यू गॉट वन ऑप्शन, और वो ऑप्शन क्या है कि राइट इशू करें। प्रीवियसली भी डिस्कस की थी, इसमें राइट इशू में 2-4 चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ती है हमेशा। वो क्या है, इसमें ये जो एग्जांपल है वही वाली एग्जांपल को हम फर्दर लेके जा रहे हैं, लेकिन इसमें एक जो चीज कंसिडरेशन क्या है, दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम कि कंपनी को प्राइस क्या होगी, मार्केट से लो रखनी होगी सिंपली, ताकि वो अट्रैक्टिव हो। फॉर एग्जांपल अगर आपकी मार्केट प्राइस जो है दैट इज 100 और आप अगर राइट इशू कर रहे हैं और आप इसे 100 पे ही इशू कर रहे हैं, तो जो आपकी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर दे माइट नॉट बी इंटरेस्टेड, लेकिन इंस्टेड इफ यू मेक इट समथिंग लाइक 80, तो आप क्या कहेंगे कि हम 80 रुपए की 100 रुपए की चीज आपको 80 रुपए में दे रहे हैं, तो दैट वो एक्सेप्टेड या शेयर होल्डर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स उसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगे। इससे आपको वंस अगेन कंपनी को सिर्फ ये फायदा होगा कि ऑल्दो दे लूजिंग आउट, ये मार्केट में अगर वो 90 का भी करें इशू तो पीपल माइट बी विलिंग टू, या एक्सटर्नल इन्वेस्टर उसे परचेज भी कर ले, लेकिन उसमें ये होगा कि अगर इशू बड़ा है तो प्रॉब्लम कंट्रोल का प्रॉब्लम आ जाएगा। और दूसरी क्या है, इससे एक जो होती है कि अर्निंग पर शेयर ईपीएस जो होती है, जो नए इशू होंगे तो आपकी ईपीएस क्या हो जाती है, इरोड हो जाती है या डाइल्यूट हो जाती है, कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके प्रॉफिट 100 मिलियन के हैं, आपके पास शेयर भी 100 मिलियन है, तो आपकी क्या होगा, अर्निंग पर शेयर होगी दैट वुड बी 1, लेकिन अगर यही शेयर्स मैं 200 कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, इट्स वुड बी 0.50। एंड ईपीएस क्या होता है, एक बहुत मैयर है, कॉमन सा मैयर है जस्ट प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने का कि शेयर की, और इन्वेस्टर्स डू लुक एट इट, काफी हद तक बिलीव भी करते हैं और देखते भी है। और फॉर पर्पस कंपनी का प्रॉब्लम ये होता है कि अगर ईपीएस बहुत डाइल्यूट हो जाए तो उसके शेयर इतने अट्रैक्टिव नहीं रहेंगे, एंड यू वुड फेस प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, यू हैव ऑलरेडी इनकर्ड के, जैसे पहले भी जिक्र किया था कि इस पे जो आपकी ब्रोकेज कमीशन या दूसरी कॉस्ट होंगी जो आपने ऑलरेडी इनकर की होंगी, यू माइट लूज इट सिंपली अगर ये इशू फेल हो जाता है। तो फर्दर अगर जाएं तो प्रेफरेंस शेयर है। प्रेफरेंस शेयर क्या है, इसमें एक किस्म का डिविडेंड क्या होता है, ये हमने प्रीवियसली भी कॉस्ट में, जब हम कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टॉपिक जनरल वो कर रहे थे तो उसमें डिस्कस किया था, लेकिन जस्ट फॉर सेक ऑफ रिफ्रेशिंग या रिफ्रेश करने के लिए आपको बता दूं कि दे आर कंसिडर्ड, जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं इस पे आपको क्या होता है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड पे करना पड़ता है। दैट इज सॉर्ट ऑफ नॉट एक्चुअली डिविडेंड तो नहीं कह सकते, क्योंकि डिविडेंड में क्या होता है, फ्लक्चुएट हो सकता है, सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये एक इंटरेस्ट होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस पे 1 माइनस टी, इफ यू रिमेंबर 1 माइनस टी जो हमने टैक्स शील्ड का जिक्र किया था, नॉट एप्लीकेबल, ये अप्लाई नहीं होती। और इसमें क्या है कि फिक्स होता है डिविडेंड, इसमें एक चीज जो होती है प्रेफरेंस शेयर का, एक जो प्रॉब्लम होती है, ये डिफरेंशिएट कैसे किए जा सकते हैं डेट से, कि इसमें होगा क्या, डिविडेंड कब पे किया जाएगा, सफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूटर, जब आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट होंगे तब आप कंपनी कहेगी फॉर एग्जांपल कि हमें 10% या लेट सपोज के 5% से ऊपर प्रॉफिट होता है, या प्रॉफिट 5% से ज्यादा इंक्रीज होता है, या 1 मिलियन से ज्यादा इंक्रीज होता है, तब हम आपको प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड पे करेंगे। लेकिन एक जो होता है, इसकी एक क्लास जो है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की आती है, जिसमें क्या होता है, लेट सपोज कि आपने 3 साल से इन्हें डिविडेंड 3 साल से डिविडेंड नहीं दिया, और डिविडेंड आपने कहा था 5% होगा जो भी प्रॉफिट हो गई, या लेट से कि फेस वैल्यू का 5% है, और इसमें 3 साल तक नहीं दिए, चौथे साल आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो आपको क्या होगा, यू आर नॉट ओनली गोना पे दैट 5%, बल्कि आपको
ऑलमोस्ट 20% देना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस 3 ईयर्स का भी आपको 5% पेमेंट करनी होगी। और इसका ये क्या है, दैट इज रियल वन थिंग कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स से पहले इन्हें डिविडेंड दिया जाएगा या इनकी डिविडेंड, और इसके बाद इफ एनीथिंग इज लेफ्ट देन आप क्या होगा, एक्चुअल डिविडेंड जो हम करते हैं कि शेयर होल्डर्स को, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को पे करेंगे, यानी कि दे रैंक ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हमेशा दे रैंक लास्ट या बिल्कुल एंड पे रैंक किया जाता है व्हेन इट कम्स टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स। और इवन डिविडेंड के साथ साथ दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर कंपनी इंसॉल्वेंट भी होती है या बैंकरप्ट होती है तब भी इन्हें बिल्कुल एंड पे किया जाता है या पेमेंट की जाती है। दैट्स वाई, यही वजह है कि वो जो आप पहले भी रिस्क की बात करते रहे थे कि व्हाई डू दे रिक्वायर्ड या इक्विटी इज, वो कहते थे हम कि जनरली कई बार रिपीट हुई थी यही स्टेटमेंट थी कि डेट इज चीपर देन इक्विटी। तो इक्विटी क्यों एक्सपेंसिव होती है, सिंपली बिकॉज ऑफ दिस। एडवांटेजेस क्या है कंपनी के प्रेफरेंस शेयर के, डिविडेंड, इसमें देखें प्रेफर्ड शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स और डेट में क्यों कंपनी प्रेफरेंस शेयर को प्रेफर कर सकती है, एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि आपको प्रेफरेंस शेयर पे इट्स सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर नहीं है, ऑर्डिनरी प्रेफरेंस शेयर है, तो अगर आपकी कंपनी को लॉस होता है तो आपको उन्हें पैसे या डिविडेंड पे करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जबकि अगर आप बात करें डेट की, तो डेट में अगर लॉस हो या प्रॉफिट हो, यू हैव टू पे द इंटरेस्ट कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी। और क्योंकि इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, सिंपली अगर वोटिंग राइट्स नहीं है तो कंपनी को क्या होता है कि दे डू नॉट हैव टू वरी अबाउट वन थिंग, वो है कंट्रोल, कि कंट्रोल का क्या होगा, कंट्रोल पे इनका कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी कि शेयर होल्डर्स के पास ही वो कंट्रोल रहेगा। Unless they are redeemable, देखें ये क्या है कि गेयरिंग आपकी कैसे लो करेगी। गेयरिंग पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, गेयरिंग क्या होती है, दैट इज एक्चुअली डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट को हम डिवाइड कर देते हैं इक्विटी से, और इसमें क्या होता है डेट टू इक्विटी रेशियो पे ये क्यों इम्पैक्ट नहीं होता, एक्सेप्ट और रिडीमेबल होंगे। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की क्या होगी, देव गॉट सेट डेट, यानी कि उनकी एक खास डेट होगी जिसपे वो क्या होगा, कंपनी क्या करेगी, उसे कैंसिल कर देगी या रिडीम कर देगी। अदरवाइज नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर्स पे क्या होगा कि उनकी कोई डेट नहीं होती, कंपनी की मर्जी है कि जब तक 100 ईयर्स 200 ईयर्स तक उसे कंटिन्यू रखे, एज लॉन्ग एज देयर पेइंग डिविडेंड, जो उसकी फिक्स अमाउंट की डिविडेंड होगी दैट्स फाइन। तो उसे क्या करते हैं, वी इंक्लूड दिस नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर्स को हम किस में लेते हैं, इसे हम वी कॉल इट, यानी कि वी कंसिडर इट पार्ट ऑफ इक्विटी, हम इसे इक्विटी के तौर पे लेते हैं। वी डू नॉट टेक देम एज डेट पर्पस जो फाइनेंशियल एनालिसिस में होता है, ऑल्दो दे आर सॉर्ट ऑफ डेट के आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन दे आर कंसिडर्ड एज इक्विटी फॉर मोस्ट। और जिसकी वजह से आपकी इक्विटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, या इक्विटी बेस जो होगी आपकी, ये क्या हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है या इट बढ़ जाती है, और आपकी डेट टू इक्विटी रेशियो या आपकी गेयरिंग जो होती है जनरल, वो लो हो जाती है। लेकिन अगर आपके रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होंगे तो उसे यू कैन नॉट ट्रीट इट एज इक्विटी, वो क्या होंगे, दे वुड बी पार्ट ऑफ योर क्या डेट, सिंपली बिकॉज उसकी रिडेम्पशन डेट है। और इन्हें हम क्यों इक्विटी के तौर पे लेते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव, इनकी कोई रिडेम्पशन डेट नहीं है, कोई डेट फिक्स डेट नहीं है कि ये कब आपने क्या करना है, यू आर गोना रिडीम देम। एक तो ये है कि इशू प्रेफरेंस शेयर डज नॉट रिस्ट्रिक्ट कंपनी की बोरोइंग पावर, यानी कि आपके क्या होता है, क्योंकि दे आर नॉट सिक्योर्ड अगेंस्ट एसेट, एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योर नहीं होते, इस वजह से आपके एसेट्स क्या होते हैं, कोलेटरलाइज होने के लिए, या आप फर्दर डेट की कैपेसिटी आपकी एग्जॉस्ट नहीं होती। नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड डज नॉट गिव,
एक तो ये होता है कि अगर आपने डेट इशू की है या डिबेंचर्स इशू किए, देन प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कंपनी के लिए कि अगर आप उन्हें इंटरेस्ट पे नहीं करते तो वो क्या करेंगे कि उन्हें ये खतरा है कि हमारे इंटरेस्ट ही नहीं पे करे तो प्रिंसिपल कैसे पे करेंगे। आपने एग्रीमेंट किया हुआ है उनसे, देन व्हाट आर यू गोना डू, या दे आर एक्चुअली यू वॉन्ट बी डूइंग एनीथिंग, एक्चुअली आप कुछ नहीं करेंगे, वो लोग क्या करेंगे, कोई कोर्ट में जाएंगे और एक रिसीवर को अपॉइंट करेंगे। वो रिसीवर क्या होगा, वो बंदा होगा जिसे वो कहेंगे कि काइंडली कंपनी को लिक्विडेट करें और हमें हमारे जो डिबेंचर या लोन की अमाउंट थी वो एटलीस्ट हमें वापस की जाए, क्योंकि हमें ये खतरा है कि अगर ये इंटरेस्ट नहीं दे रहे तो ये हमें प्रिंसिपल भी नहीं देंगे। सो वो अपने लॉस को मिटिगेट करने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, जबकि ये काम जो आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो ये काम नहीं कर सकते। डिसएडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा जो होगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी, ये जो मैंने बताया था स्टार्ट में 1 - T, यानी टैक्स शील्ड इस पे नॉट एप्लीकेबल है। और इसमें क्या होगा कि इसकी जो पेमेंट होगी डिविडेंड्स की, जो आप पेमेंट करेंगे प्रेफरेंस शेयर पे, ये क्या होगी, हायर होगी देन इंटरेस्ट ऑन डेट, यानी कि यू कैन से दे आर सॉर्ट ऑफ वन ऑफ दी इक्विटी के बाद सबसे एक्सपेंसिव होंगे, सिंपली बिकॉज इनके पास क्या है कि समटाइम दे माइट बी इवन एक्सपेंसिव देन इक्विटी, सिंपली बिकॉज ना उनके पास वोटिंग राइट आप उन्हें दे रहे हैं और उनके पास ये भी नहीं है, क्लेम भी नहीं है कि या इस तरह की ऑप्शंस भी नहीं है जैसे डेट होल्डर्स के पास होती है कि वो क्या करें, कोर्ट के पास जाके रिसीवरशिप के लिए अप्लाई करें, या फिर उन्हें क्या होगा, दे वुड बी रैंक बिलो, वो किससे नीचे आएंगे व्हेन इट कम्स टू पेमेंट में वो हमेशा इंटरेस्ट वगैरह बेरिंग डेट के बाद आएंगे या आपके क्रेडिटर्स के बाद उन्हें रैंक किया जाएगा। एक तो ये कहा गया है आपने फंड किधर से लेने हैं, यू आर गोना ऑब्टेन दीज फंड्स। आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू क्यों कर रहे हैं, सिंपली बिकॉज टू रेज फंड्स, फंड रेजिंग के लिए कर रहे हैं। और फंड रेजिंग कैपिटल बजटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने हाउ डू यू रेज फंड्स, कि आपके पास फंड होने चाहिए और उन्हें फंड्स को रेज करने के लिए यू नीड पीपल हु आर विलिंग टू बाय देम, या लोग चाहिए या और इन्वेस्टर्स चाहिए जो कि ये परचेज करें। और इस क्योंकि ये सिक्योर नहीं होते, दैट इज वन थिंग, इन्वेस्टर डोंट लाइक इट। इन्वेस्टर फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर, अगर आप प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाहते हैं अपने कैपिटल एसेट को फंड करने के लिए, तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको कॉस्ट काफी ज्यादा बेयर करनी पड़ेगी, सिंपली बिकॉज दे आर नॉट दैट पॉपुलर। और उसकी वजूहत क्या है कि एक तो ये कि एसेट के अगेंस्ट सिक्योर नहीं होता, बाकी हमने अभी भी डिटेल में पढ़ी थी। एडिशनल रिस्क क्या होगा उसके इन्वॉल्व, एडिशनल रिस्क वही है कि आपको पेमेंट अगर प्रॉफिट नहीं होते तो आपको डिविडेंड भी नहीं मिलेंगे, तो दैट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम। और कंपनी कब ये मोस्ट ऑफ टाइम प्रेफरेंस शेयर कब करेगी, जब वो अपनी डेट टू इक्विटी रेशियो या गेयरिंग रेशियो को लो रखना चाहती है, या आपके वो जो होते हैं जो बॉन्ड होल्डर्स होंगे या डेट होल्डर्स कॉवेनेंट आप पे लगा देंगे फॉर कि आप फर्दर डेट या फर्दर इक्विटी इशू नहीं कर सकते। लोन स्टॉक की अगर आप बात करें, लोन स्टॉक के जो होता है दैट इज के कंपनी किधर से रेस कर सकती है। एक तो ये होता है कि लॉन्ग टर्म डेट का कैपिटल, आपके लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है उसके लिए कंपनी क्या करेगी, लॉन्ग टर्म लोन या लोन स्टॉक इशू कर देगी, जिस पे एनुअली प्रॉमिस करेगी कि हम फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर करेंगे। और लोन स्टॉक के देखें नॉमिनल वैल्यू है, फॉर एग्जांपल आपने लोन स्टॉक या लोन स्टॉक इशू किया 100 का, तो इसकी क्या होगी, नॉमिनल वैल्यू 100 ही रहेगी। इंटरेस्ट पेड एट स्टेटेड, और इंटरेस्ट कितने पे किया जाएगा, इसकी जो वैल्यू है इस पे 10% आपने कहा है, तो इसका क्या मतलब होगा, 100 का 10% आपने देना। बेशक जब इशू करते टाइम आपने इसे कितने में इशू किया है, आपने कहा जी ये 90 का हमने इशू किया, डिस्काउंट पे इशू किया, या फिर आपने इसे इशू किया 110 का, लेकिन आप इंटरेस्ट क्या होगे, नॉमिनल वैल्यू पे ही पे करेंगे।
डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर्स और इसका एक और भी जो होता है, दैट इज दे आर ऑल्सो कॉल्ड बॉन्ड्स। बॉन्ड्स और डिबेंचर आर फॉर्म ऑफ लोन स्टॉक। इसमें क्या होता है, डिबेंचर्स क्या होते हैं? दे आर फॉर्म ऑफ लोन स्टॉक। लोन स्टॉक की किस्म होते हैं, लेकिन उनकी लीगल एंटिटी उनकी होती है कि दे आर लीगली, कंपनी ऑब्लाइज होती है, या लीगल एस्पेक्ट से देखा जाए तो कंपनी एक किस्म का इन राइटिंग गारंटी देती है कि हम इसकी पेमेंट भी आपको प्रिंसिपल भी देंगे और हर साल जो भी एग्रीड अपॉन रेट है उस पर आपको इंटरेस्ट भी पे किया जाएगा। इसकी जो टाइप्स होती है डिबेंचर्स में, विद फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे क्या होगा, ये क्या होगा? फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं कि आपने कहा कि हमने इशू करना है, मैं कहता हूं कि फ्लोटिंग रेट पे बॉन्ड इशू कर दिया या डिबेंचर इशू किया, ये मैं कहता हूं रिस्क फ्री रेट प्लस 5%। अगर रिस्क फ्री रेट क्या होगा, रिस्क फ्री रेट अगर आपका क्या होता है, ये अभी एट द मोमेंट 5% है, फ्यूचर में भी ये 5% हो जाएगा, तो ये आपका टोटल इंटरेस्ट रेट 10% देना पड़ेगा। लेकिन अगर रिस्क फ्री रेट फ्यूचर में 4% हो जाता है और जो मेरा प्रॉमिस है वो कि आप लोगों को दूंगा 5%, तो मुझे इंटरेस्ट कॉस्ट 9% हो जाएगी, मुझे इसमें फ़ायदा होगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपका रिस्क फ्री रेट ऊपर चला जाता है तो आपको क्या होगा, नुकसान होगा, ये आपको एक एडिशनल इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी। When it comes to security, फिक्स चार्ज होगा या फ्लोटिंग चार्ज होगा, जो भी होगा, इसके सिक्योरिटी हमेशा आपको दी जाएगी। यानी कि जो हमने पहले भी डिस्कशन की, आई एम नॉट गोना रिपीट दैट, लेकिन फिक्स चार्ज की क्या है, ये क्या होगा, एक किस्म का ये वही बात है, सॉरी नॉट, दे वुड बी covenants that tells you कि प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर स्पेलिंग, थोड़े से स्पेलिंग का इशू हो गया था। लेकिन इसमें क्या फिक्स चार्ज क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि ये जो बॉन्ड इशू किए हैं या डिबेंचर इशू किए हैं, बॉन्ड ही मैं कहता हूँ एट द मोमेंट, ताकि मेरी राइटिंग स्पेस से वो जो ये है अगेंस्ट है, इसके जो सिक्योरिटी है दैट इज बिल्डिंग, बिल्डिंग है, या बिल्डिंग से अगेंस्ट आपने कहा कि अगर बिल्डिंग से अगर हम पेमेंट नहीं करते तो आप बिल्डिंग्स बेच के पैसे पूरे कर लेना। तो इसमें क्या होगा कि मैं अगर आप लोगों को ये इशू करता हूँ तो ये लेंडर्स ने, आप लोगों ने क्या किया, इफ यूर लेंडर्स, आपने एक कॉवेनेंट लगाया, रिस्ट्रिक्शन लगाई है, और जब तक आप लोग इजाजत नहीं देंगे मैं ये बेच नहीं सकता या इसे रिप्लेस नहीं कर सकता। फ्लोटिंग चार्ज क्या होगा, इसमें क्या है, नाउ इफ यू रीड थ्रू इट, क्या होगा, फ्लोटिंग सर्टेन एसेट्स ऑफ कंपनी, कुछ एसेट्स पे होगा, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं स्टॉक्स है, यानी कि आप शेयर्स पर ले सकते हैं, डेटर्स हैं, यानी कि आपके जो जिन लोगों ने आपको के पैसे देने हैं उन लोगों के, लेंडर सिक्योरिटी, डिफॉल्ट। इसमें क्या होगा, अगर डिफॉल्ट होता है तो इसमें यू हैव टू कीप इन माइंड कि इन दिस केस फ्लोटिंग चार्ज पे अगर है तो अप्रोप्रिएट क्लास कंपनी ओन डज नॉट हैव प्रायर चार्ज ऑन एसेट्स। इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर अप्रोप्रिएट क्लास नहीं है, वट एवर पेमेंट इज वट एवर एसेट्स ऑफ अप्रोप्रिएट, यानी इसमें से कोई भी होगा, फॉर एग्जांपल आपकी मर्जी होगी, डिपेंड करेगा कि विच वन डू यू प्रेफर। इसमें अगर आप लोगों की पेमेंट नहीं होती तो हम क्या कर सकते हैं, इन दिस केस मोस्ट ऑफ टाइम होता क्या कि अगर मैंने इशू कर दिया आपको, कंसिडर एग्जांपल या सिनेरियो देखें कि मैंने 100 मिलियन का आपको ये स्टॉक इशू किया जिसमें क्या है फ्लोटिंग चार्ज पे ये की बेसिस पे हुआ है, और आप लोगों को इशू कर देता हूँ, आप लोग परचेज कर लेते हैं 100 मिलियन के, लेकिन अगर मैं इंटरेस्ट वगैरह नहीं देता या किसी वजह से मैं कहता हूँ कि यार मेरे पास तो पैसे नहीं है पेमेंट, तो आप क्या कर सकते हैं कि या तो स्टॉक से आप ले सकते हैं या डेटर्स वगैरह पे क्लेम डाल सकते हैं कि ये हमें इसकी पेमेंट हमें दी जाए रादर देन गोइंग टू मी।
तो उसमें क्या हो सकता है कि अगर 100 मिलियन के शेयर हैं तो मैं आप ये कहेंगे कि ये 100 मिलियन के हमें शेयर इशू किए जाएं, और आप क्या होंगे एक किस्म का कि यू वुड बी रादर देन डेट होल्डर के बजाय आप क्या हो जाएंगे, शेयर होल्डर्स बन जाएंगे, एंड यू वुड गेट दी कंट्रोल। अगर बहुत ज्यादा वो होगा तो आप कंट्रोल भी ले लेंगे कंपनी का, यानी कि क्या होगा, फॉर्म चेंज हो जाएगी ओनरशिप की। इसमें एक चीज जो होती है कि फ्लोटिंग में कि डिफॉल्ट से पहले पहले तक मेरे पास क्या फ्लेक्सिबिलिटी है इन दिस केस के डिफॉल्ट से पहले पहले तक मैं इन एसेट्स को यूटिलाइज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल डेटर्स को उससे पेमेंट रिसीव कर सकता हूँ, और अगर डिफॉल्ट होती है तो आप लोग रिसीवर को अपॉइंट करेंगे और वो फर्दर एक्शन लेगा। लोन स्टॉक का क्या है, ये रिडीमेबल होते हैं परहैप्स 20-30 ईयर 40 ईयर, लेकिन दे वुड हैव अ सेट डेट, यानी कि डिबेंचर या बॉन्ड्स का क्या होता है, हमेशा दे वुड हैव सेट डेट। सेट डेट से हमारी मुराद क्या है कि उनकी एक एग्जैक्ट डेट होगी या एक डेट होगी जिस पे रिडेम्पशन डेट जरूर होगी। ये आपको एग्जांपल दी गई है। इसमें होगा क्या कि कंपनी चूज करेगी कितने अरसे के हैं, और इस हिसाब से इंटरेस्ट वगैरह और ये सारी चीजें भी उस पर डिपेंड करेंगी। और अगर कंपनी इससे पहले रिडीम करना चाहती है या टाइम पे रिडीम करना चाहती है, कंपनी के पास हमेशा ऑप्शन ये होते कि अगर मैंने 10 साल का आपको बॉन्ड दिया था या डिबेंचर दिया, आज 10 साल पूरे होते हैं तो मेरी मर्जी कि आइदर आई एम गोना कंटिन्यू, मैं आपको एक पेमेंट कर दूं, या फिर ये हो सकता है कि उसके कैंसिल होने या रिडीम से पहले मैं आपको ऑफर करूं कि मैं फर्दर इसे कंटिन्यू, यानी कि वो कैंसिल होता है, इंस्टेड ऑफ पेइंग यू कैश पेमेंट के बजाय मैं आपको फर्दर क्या करूं, लोन इशू कर दूं या बॉन्ड इशू कर देता हूं। तो ये क्या होगा, दैट वुड बी कंटिन्यूड। रिडेम्पशन के बजाय मैं क्या करूंगा, प्रेफर करूंगा कंटिन्यूएशन। क्या हो सकता है कि एक कॉलेबल भी हो सकते हैं बॉन्ड के, मैं कहता हूं कि रादर देन पेइंग यू 10 साल से पहले पहले भी अगर मैं चाहता हूं मेरे पास पैसे हैं तो मैं उन्हें क्या कर सकता हूं कि कैंसिल कर सकता हूं या रिडीम कर सकता हूं। लेकिन ये किस पे डिपेंड करेगा, अगर कैश मेरे पास अवेलेबल है काफी ज्यादा अमाउंट में तो मैं क्या करूंगा कि कॉलेबल है, या इसमें एक क्लॉज ये कि टाइम से पहले भी मैं अगर रिडीम कर सकता हूं, तो मैं अगर मेरे पास कैश होगा देन आई वुड बी एबल टू रिडीम इट। या इवन कि जब आपका टाइम मेच्योरिटी पे टाइम आता है तब भी अगर मेरे पास कैश होगा, या एज अ कंपनी मैं अपने आप को कंपनी के तौर पर ट्रीट करता हूँ, या मेरी कंपनी के पास कैश होगा, देन प्रेफर क्या किया जाएगा कि मैं आपको रिडीम कर दूं, यानी कि आपको पैसे दे दूं और वो बॉन्ड्स को या डिबेंचर्स को कैंसिल कर दूं। इसमें एक और चीज क्या है कि करंट रेट इंटरेस्ट रेट या मार्केट इंटरेस्ट रेट, ये वही इंटरेस्ट रेट होगा जो रिस्क एडजस्टेड होगा या इन्फ्लेशन वगैरह के एडजस्टमेंट के बाद आपको दिया जाएगा। उसमें क्या है कि लेट्स सपोज के दैट इज 10%, और आपने 10 साल पहले, मैं कहता हूँ कि यू इशूड, ये जो डिबेंचर्स थे ये 10 साल पहले यानी 2000 में, लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ ये आपने 10 साल पहले 2000 में इशू किए थे, ठीक है, एंड अज्यूम कर लेता हूँ कि टुडेज 2010, और उस टाइम जब इशू किए थे क्योंकि उस टाइम हालात भी इतने अच्छे नहीं थे मार्केट के, और कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसपे नई नई कंपनी थी, तो आपने 18% पे उसे क्या किया था, इशू किया था, सिंपली बिकॉज यू नीडेड मनी और आपके पास कोई और सोर्स नहीं था। आज 2010 पे जो है, लेट्स से कि मैं जिस इंटरेस्ट रेट पे कंपनी मेरी ले सकती है लोन, दैट इज 10%। तो ये अक्लमंदी का तकादा या फाइनेंशियल जो भी आपने पढ़ा कैपिटल बजटिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका तकादा क्या है, सिंपल सी बात है कि रादर यू शुड कैंसिल देम, आप इन्हें क्या करें, कैंसिल कर दें या रिडीम करें, और इधर से फंड रेज करने के बजाय मार्केट से फंड रेज करें एट करंट इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। ऑन दी अदर हैंड अगर इसी को रिवर्स में ले जाते हैं कि अगर आजकल जो मेरा मार्केट वो है दैट इज 20%, मुझे पता है कि मैं अगर मार्केट में लोन लेने जाता हूँ तो कोई मुझे 20% से कम पे लोन नहीं देगा। इन दिस केस क्या होगा, इन दैट केस कंपनी क्या करेगी, कंपनी को करना क्या चाहिए, प्रेफर यही करेगी कि इन्हें रिडीम ना किया जाए और इसे कंटिन्यू किया जाए, फॉर एग्जांपल फर्दर डेट इशू करके
या दूसरी का। एक जो आपके पास सोर्स है दैट इज मॉर्गेजेस। ये क्या होता है, सम कंपनीज डू गो फॉर या कोशिश करती हैं कि मॉर्गेज पे के लिए अप्लाई कर देती हैं, यानी कि क्या होता है कि आप प्लेज पे या सिक्योरिटी के तौर पे कोई एसेट रखवाते हैं, उसके अगेंस्ट आप लोन ले लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अगर आपकी कंपनी कोई ऐसी है जिसे लेट से कि वो कंपनी होती है जिनके फिजिकल एसेट्स होंगे, ये प्रैक्टिकल किसके लिए होगा, मॉर्गेजेस वगैरह, कंपनीज विच हैव गॉट फिजिकल एसेट। फिजिकल एसेट्स होते हैं फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग की अगर आप बात करें, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है तो उसमें क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के क्योंकि फिजिकल एसेट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो वो क्या कर सकती हैं कि एक सोर्स ये होता है रादर देन गोइंग टू मार्केट वगैरह में जाके वो फंड रेज नहीं करना चाहती, तो वो क्या करेंगी, या उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो वो क्या कर सकती हैं, जो कंपनीज कैन ऑलवेज गो फॉर मॉर्गेज, और वो मॉर्गेज ब्रोकर के पास जाएंगे, बैंक दैट कुड बी बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, और इवन इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती हैं जिनके पास वो जाएंगे, उनसे कांटेक्ट करेंगे और वो उस सिक्योरिटी के अगेंस्ट वो क्या होगा, उन्हें लोन प्रोवाइड कर देंगे। और क्या होगा, इसमें क्या होगा, एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, इसमें दैट इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज। ये हो सकता है प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि आपकी अगर लेट से के 3 मिलियन की आपकी प्रॉपर्टी है तो आपको 2 मिलियन तक के मॉर्गेज पे लोन मिलेगा, सिंपली बिकॉज उसकी वजह क्या होगी, विद पैसेज ऑफ टाइम प्रॉब्लम कंपनी को ये इशू हो सकता है, या जो मॉर्गेज ब्रोकर है कि अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है तो उनके इतनी वो होनी चाहिए कि पेमेंट्स के साथ साथ आपको क्या होना चाहिए कि अगर उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। एसेट्स का प्रॉब्लम होता है मोस्ट ऑफ टाइम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में, हमेशा से ये प्रॉब्लम रहा है कि आज आपने कोई एसेट मॉर्गेज किया 30 लाख रुपए उसकी वैल्यू है, लेकिन अगर 2-3 साल बाद क्या होगा, इट्स वैल्यू माइट गो डाउन या कम हो जाएगी और वो 2 मिलियन रह सकती है। तो इन दिस केस ये थोड़ा सा वो कंपनी या आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने आप को सिक्योर या सेफ रखने के लिए हमेशा वो करते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ वैल्यू रखेंगे। और इन सम केसेस ये आपका जो सेंट्रल बैंक है, बैंक या गवर्नमेंट की आपकी जो रेगुलेशन है वो भी आपको डिक्टेट करती हैं कि उसकी एक वजह ये होती है कि अगर उसकी सिंपल सा एक रीजन क्या होगा कि ये जो होती है गवर्नमेंट रेगुलेशंस क्यों लगाती है कि ये इंश्योरेंस कंपनीज में और बैंक्स वगैरह में ऑर्डिनरी पब्लिक का पैसा होगा, ऑर्डिनरी पब्लिक का पैसा इनमें होता है, और अगर ये इस तरह की हरकतें करती है या बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेती हैं, फॉर एग्जांपल 3 मिलियन का एसेट है, ये रिस्क लेते हैं कि फ्यूचर में जाके इसकी वैल्यू 4 मिलियन हो जाएगी और 3 मिलियन ही फाइनेंस कर देते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये आ जाता है कि अगर उन्हें लॉस होगा तो अल्टीमेटली आप क्या होगा, ऑर्डिनरी पब्लिक वो लॉस सफ़र करेगी। एक जो कंपनीज के लिए एक एडवांटेज क्या होता है डेट का, ये इस तरह की उसका इस पे जो भी इंटरेस्ट वगैरह होता है दैट इज टैक्स डिडक्टेबल होता है, यानी कि 1 - T वाली जो होती है टैक्स शील्ड इस पे अप्लाई होती है, यानी कि आप लेट्स से कि अगर 50% टैक्स रेट है, टैक्सेशन रेट आपका 50% है, तो इसका क्या मतलब है, अगर 100 आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, 100 इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, तो उसमें क्या है आपको 50 की क्या हो जाएगी, टैक्स रिलीफ मिल जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। रिटेन्ड अर्निंग क्या होगा, सोर्स है बड़ा इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें क्या है कि वही बात आती है कि री इन्वेस्ट करते जाएंगे प्रॉफिट। इसमें प्रीवियस भी हमने काफी डिस्कशन किए, लेकिन हम डिटेल में थोड़ी सी जाएंगे।
एक ये चीज होगी कि डिविडेंड्स वगैरह पे करने के और इंटरेस्ट पे करने से बेहतर है कि जो आपके पास फाइनेंस के सोर्सेज है उसी से आप फाइनेंस करें, यानी कि आपके पास जो रिटेन अर्निंग के फॉर्म में पैसा पड़ा हुआ है उसे फर्दर इन्वेस्ट कर लें। एक जो कॉन्सेप्ट आता है जनरली ये वही बात है जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी डिस्कस कर रहे थे कि मोस्ट ऑफ टाइम पीपल थिंक के या मैनेजमेंट के भी में भी कई बात होते हैं यार इस पे क्या है, ये तो हमने खुद ही कमाया, लेकिन इसकी हमेशा कॉस्ट होती है। वो कॉस्ट क्या होगी? However, it is true that use for source of fund does not lead to payment of, कि इसकी कॉस्ट क्या होगी, दैट वुड बी इक्वल टू इसकी कॉस्ट जो होगी रिटेन अर्निंग की, ये हमेशा हम कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ वैक के बराबर हम लेते हैं, सिंपली बिकॉज कि अगर आप या एटलीस्ट इसे अगर आपने लेना है लेट से वैक को मैं भूल जाता हूँ तो ये कॉस्ट से सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या होगी? पेइंग डिविडेंड्स। क्योंकि इससे आप क्या कर सकते हैं, इफ यू गो बैक टू दैट लेक्चर, वो अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्ट हो चुका होगा, लेकिन फॉर सेक ऑफ रिवीजन मैं आपको ये क्या थोड़ी सी ब्रीफ कर देता हूँ उसमें कि अगर आप रादर देन कि रिटेनिंग दिस, अगर आप क्या करें अपनी इक्विटी या शेयर्स बाईबैक कर लेते हैं, शेयर्स बाईबैक करने से क्या होगा कि आपको फर्दर डिविडेंड पे नहीं करना पड़ेगा। तो इन सेंस आप क्या कह रहे हैं कि अगर जितने, क्योंकि हमने रिटेन की इस वजह से हमें क्या करना पड़ा है, जितना भी हमने रिटेंशन की है उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा है, डिविडेंड पेमेंट करनी पड़ी है, तो इसकी ऑलमोस्ट उसके बराबर ही होगी। लेकिन दैट इज थ्योरेटिकल या वैसे एक्चुअल में दैट कॉस्ट एग्जिस्ट, लेकिन इन फैक्ट इससे कोई कैश फ्लोज या कैश आउटफ्लोज एसोसिएट नहीं होते रिटेन अर्निंग को यानी यूटिलाइज करने पे। और ये किस पे होती है कि डिविडेंड पॉलिसी वगैरह पे डिपेंड करेगी, यानी जितनी पे आउट रेशियो होगी, जितनी ज़्यादा पे आउट रेशियो होगी उतनी ज़्यादा आपके क्या होगा कि रिटेन अर्निंग कम होगी, और अगर आपने डिविडेंड पेमेंट ही नहीं करनी तो आपकी रिटेन अर्निंग क्या होंगी? मैक्सिमम होंगी। एक तो ये दूसरी अट्रैक्टिव क्यों होती है कि इसमें आप शेयर होल्डर्स या उनकी अदर इन्वेस्टर्स या आउटसाइडर्स की कंसेंट लिए बगैर, जैसे बॉन्ड्स का हमने कहा था कॉवेनेंट्स लग जाते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि कंपनी की मर्जी है, मैनेजमेंट जो डिसाइड करती है बेहतर समझती है उस हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट कर लेगी। इशू कॉस्ट इससे बच जाती है, जैसे हमने पहले भी कहा था कि 10 to 15% ऑन एवरेज होती है जो कॉस्ट होती है इशू की। तो आप बॉन्ड इशू करें या डिबेंचर इशू करें या शेयर इशू करें, आपको ये कॉस्ट क्या होता है कि आपको पे करनी पड़ती है, यू हैव टू बेयर दैट कॉस्ट, एंड इन दिस केस दैट वुड बी यू कैन ऑलवेज अवॉइड दैट। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन के कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल स्ट्रक्चर जो होगा कंट्रोल स्ट्रक्चर आपका चेंज नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि आप न्यू शेयर इशू करते हो तो शेयर ज़्यादा हो जाएंगे, दूसरे अगर शेयर होल्डिंग आपकी डाइल्यूट हो जाएगी, और इस दिस केस क्योंकि आप ना शेयर इशू करें ना बॉन्ड इशू करें तो इस वजह से यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कॉवेनेंट्स या रिस्ट्रिक्शन की भी प्रॉब्लम नहीं होगी और मैनेजमेंट को। और दूसरी चीज़ ये है कि दे वुड रिटेन कंट्रोल उनकी के पास रहेगा। एक जो होती है रिटेन अर्निंग की कि वाई वुड इन्वेस्टर्स नॉर्मली क्यों या शेयर होल्डर्स क्यों प्रेफर कर सकते हैं कि देखें कैपिटल गेन्स अगर कंपनी डिविडेंड देती है, डिविडेंड पेमेंट करती है तो ये क्या होगी, इस पर डबल टैक्सेशन आ जाती है कि इसे क्या कंपनी को करना पड़ता है कि कंपनी ने ऑलरेडी
कॉर्पोरेट टैक्स रेट पे पेमेंट कर दी है टैक्स की। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है कि आफ्टर अर्निंग आफ्टर टैक्सेशन, इंटरेस्ट टैक्सेशन के बाद जो पैसे बचते हैं या प्रॉफिट होता है उस पर डिविडेंड अनाउंस करती है कंपनी। और लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि व्हेन एवर शेयर होल्डर्स को जब डिविडेंड मिलता है तो ये क्या करते हैं, इट इज़ कंसिडर्ड एज एडिशनल इनकम, और क्या हो जाता है, इंडिविजुअल भी जो रिसीव करता है वो भी क्या करता है, टैक्स की पेमेंट करता है इसके ऊपर। एंड इन सम केसेस ये होता है कि ऑलरेडी टैक्स डिडक्शन के बाद आपको डिविडेंड दिए जाते हैं। लेकिन जहां तक अगर बात है कि अगर आप डिविडेंड पेमेंट नहीं लेते, नो डिविडेंड, तो आपको क्या होगा, कंपनी के शेयर की प्राइस क्या हो जाएगी, जब बढ़ जाएगी, इंक्रीज करेगी, बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म जो हमने प्रीवियसली कई बार डिस्कस किए। और उसके साथ साथ क्या होगा, जो आपको सिर्फ एक बार टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल टैक्स कब आपने देना है, टैक्स दैट सेल पे होगा, यानी कि जब आप सेल करेंगे शेयर कैपिटल गेन्स तब भी होगा। 10 रुपए का शेयर लिया था, 10 साल तक आप नहीं बेचते, उसकी वैल्यू 300 हो गई है, तो क्या होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, सिंपली बिकॉज कि जब आप उसे बेचेंगे, प्रॉफिट को रियलाइज करेंगे, तब आपने टैक्स देना है। और एक दूसरी चीज क्या होती है, मोस्ट ऑफ टाइम कैपिटल गेन्स टैक्स जो होता है CGT पे इंडिविजुअल लेवल पे हमेशा आपके पास क्या होगी कि एक खास एग्जाम्पशन होगी। फॉर एग्जांपल कि ये हो सकता है कि आपका, अगर आपने शेयर से पहले 50,000 जो है आपने 50,000 का प्रॉफिट कमाया है शेयर्स बेचने से, कैपिटल गेन्स कमाया है, तो पहले 50,000 आपको एग्जाम्प्ट होंगे और उसके बाद वो दे माइट बी टैक्स। तो इस तरह की कोई ना कोई रिलीफ वगैरह भी अवेलेबल होती है इन मोस्ट ऑफ दी कंट्रीज। तो इस वजह से इस वजह से रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है, जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं दे आर ऑल्सो फाइन विद इट, या उनका भी एडवांटेज उनके लिए भी होता है। इसमें देखें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाता है, दैट इज सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है हमेशा से कि डायरेक्टर्स क्या चाहेंगे कि कभी भी डिविडेंड पे ही ना किया जाए, हमेशा रिटेन किया जाए ताकि उन्हें प्रॉब्लम ना हो, दूसरी कॉस्ट वगैरह डाउन हो। लेकिन इन्वेस्टर या शेयर होल्डर क्या प्रेफर करेगा, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ उसे डिविडेंड मिलता रहे, सिंपली उसकी स्टडी स्ट्रीम ऑफ इनकम चलती रहे। और अगर a company that is looking for extra funds will not be expected by investors such as banks to pay generous dividends nor generous salaries to owners and directors। और इसमें एक और चीज देखनी है कि एट द सेम टाइम कंपनी जो कि फंड्स वगैरह के लिए जाती है, लेट्स सपोज के बैंक्स के पास या उनके पास, और शेयर्स के अगेंस्ट फंड लेती है या इस तरह की कोई काम करती, तो उसमें एक जो प्रॉब्लम होता है कि या आपके इवन इन्वेस्टर्स क्या चाहेंगे, उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो, और उसके लिए वो क्या प्रेफर करेंगे कि डिविडेंड्स अगर देते हैं जनरस, ठीक है, दैट्स फाइन, अगर नहीं देते तो क्या है कि डायरेक्टर्स वगैरह की सैलरी वगैरह भी रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए। एंड दैट्स इट फ्रॉम मी, वी आर गोना एंड दिस लेक्चर ओवर हियर। इसमें देखें इस लेक्चर के अंदर हमने जो कॉमन सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं कंपनी के लिए, जिसकी हमने कॉस्ट भी प्रीवियसली कैलकुलेट की थी। फॉर एग्जांपल शेयर इक्विटी की हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के टॉपिक के अंदर काफ़ी डिटेल में गए थे, उसकी कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट करने सीखी भी थी और कैलकुलेट भी की थी। एंड उसके बाद हमने प्रेफर्ड स्टॉक की वो की थी, डेट की थी। तो और आज के लेक्चर में हमने क्या किया भी, हम डिटेल में गए हैं कि उनके क्या एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस के अलावा टेक्निकल डिटेल्स उसकी क्या होगी, बिसाइड्स दी कॉस्ट के अलावा क्या कुछ हो सकता है और कंपनी के पास किस सूरत में ये फंडिंग ऑप्शंस होंगी। एंड वी आर गोना लीव इट हियर, दैट्स इट फ्रॉम मी, हैव अ नाइस डे एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।